सो हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग के ऊपर होगा। कल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मतलब ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था, तो थोड़ा सा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस पे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर हम लोग जे मेंस के और आईटी एडवांस के भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और जो पिछला रेट एक्सप्रेशन वगैरह बताए थे ना, उससे भी रिलेटेड हो सकता है एक दो क्वेश्चन रहे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा का पूरा देखना और क्वेश्चंस को पहले आप अपने एंड पे ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद में फिर जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तब आप लोग देखना, ठीक है। तो शुरू करता हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट है इसके लिए, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि रेट लॉ कैन नॉट बी डिटरमिन्ड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इफ, दिया क्या गया है, कैन नॉट। तो देखना, सबसे पहले हम लोग रेट लॉ डिटरमिन कब करते हैं ये देख लेते हैं। तो हमेशा याद रखना, रेट लॉ जब भी हम लोग डिटरमिन करेंगे तो वो इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। कैसे होते हैं? इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो यहाँ पे जो पहला रिएक्शन दिया गया वो कैसा दिया गया? रिवर्स रिएक्शन इज इन्वॉल्व, होना कैसा चाहिए था? इर्रिवर्सिबल, ठीक है। तो ये तो हो गया। इट इज़ एन एलिमेंट्री, हाँ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही हम लोग डिफाइन करते थे, सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए, ठीक है। अरे रुको रुको, ये तो करेक्ट है ना, कैन नॉट पूछ रहा है। तो इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, नहीं सीक्वेंस ऑफ हुआ तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बन गया, ये भी नहीं हो सकता है। एनी ऑफ द रिएक्टेंट, हाँ इसको समझते इन एक्सेस में होने का मतलब, जैसे कि जब हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग को बताया जाएगा कि जैसे मान लो कोई भी एक सबस्ट्रेट था हमारे पास में, इसके साथ मान लो वाटर भी रिएक्ट करके कोई एक हमारे पास में प्रोडक्ट बन रहा था, और मान लो वाटर हमारे पास में एक्सेस में था, ठीक। तो नॉर्मली हमें लगेगा कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में रिएक्टेंट और H2O दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तब हम लोग वहाँ पे बोलेंगे जो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट के भी कंसंट्रेशन, अरे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट भी फर्स्ट ऑर्डर और वाटर के रिस्पेक्ट पे भी कैसा, फर्स्ट ऑर्डर। बट वाटर जब एक्सेस में होता है ना तो उसके चेंज को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। तो वाटर की कंसंट्रेशन कैसी होगी? कांस्टेंट। तो ये अपने आप में ही एक कांस्टेंट बन गया, ये अपने आप में ही क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो ये हमें दिख तो रहा था पहले सेकंड ऑर्डर, बट आया कैसा? फर्स्ट ऑर्डर। तो इसके लिए भी हम लोग डिटरमिन नहीं कर सकते, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हो सकता है ना जो पिछला वाला क्वेश्चन रहा हो उसमें लास्ट वाला जो पार्ट था वो आपको समझ में ना आया हो, तो चिंता मत करना, जब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताएंगे ना तब वहाँ पे आपको अच्छे से समझाएंगे वो। फिर वहाँ पे एक नई चीज़ भी सिखाएंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम लोग के की यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट आती है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है ज़ीरो ऑर्डर पे, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो पहला देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है रिएक्शन रेट टाइम के साथ में, इसको हटा दो कंफ्यूज करेगा, रिएक्शन रेट टाइम के साथ में क्या है? कांस्टेंट। तो हमें पता है ज़ीरो ऑर्डर के लिए अगर हम लोग रेट लॉ लगाते थे तो हम लोग बोलते थे कि जो रेट होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो, है ना। और यही जब हटता था तो आता क्या था? कोई ना कोई कांस्टेंट, मतलब रेट हमारा होता क्या था? कांस्टेंट, विच वाज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो देखो रिएक्शन रेट टाइम के साथ में कांस्टेंट है ना, मतलब ये वाला ग्राफ हमारा क्या है? सही है। अगला वाला ये क्या? ये कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है। तो समझना, इसमें कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ में से। तो यार ऐसा ग्राफ बना है तो कुछ फर्स्ट ऑर्डर का दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था ना, हम लोगों ने कहा था कि C/C0 जो होता है हमारे पास में, या एक्सपोनेंशियल वाला डिराइव करके दिखाएं क्या? अच्छा चलो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है तब मैं वहाँ पे बता देता हूँ, अभी समझो। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऐसा किस में वेरी करता था? फर्स्ट ऑर्डर में। तो ये तो हो नहीं सकता, अभी बताएंगे इसको डिटेल में, अगले क्वेश्चन में है क्योंकि। और इसमें रिएक्शन रेट क्या हो रहा है? लगातार बढ़ते चला, अरे यार अभी देखे कांस्टेंट होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये वाला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इस तरीके से वेरी, इसके लिए हमें एक क्वेश्चन याद है, क्या होता था? C = C0 - KT। तो y = mx + c, इससे कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है? -k, ग्राफ नीचे, ठीक। तो ये भी क्या हुआ हमारा ऑप्शन? करेक्ट है।
आया समझ में, ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए हो गया, ठीक है, याद भी रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिएक्शन हमारा मतलब क्वेश्चन दिया गया और कह रहा है कि विच ऑफ द ग्राफ इज करेक्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमसे पूछा है, तो पहला देखना, पहला कैसा है कि अगर हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाए चले जा रहे हैं तो के पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हम लोग जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट पढ़ रहे थे ना, वहाँ पे हम लोगों ने इस पे बात भी की थी और कहा था कि जो रेट कांस्टेंट होता है हमारा, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। किस पे कर रहा था, टेम्परेचर वगैरह पे, याद है ना, ठीक। और बी ऑप्शन, तो मतलब ये तो करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन देखते हैं, यार चेंज ही नहीं आता, यहाँ पे तो डिक्रीज करा रहा है। ये मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का लिया हुआ है, पी का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट से है। तो देखो प्रोडक्ट का तो समय के साथ में बढ़ता है ना, रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्वेश्चन पढ़ा था ना हम लोगों ने रिएक्टेंट के लिए, R इज इक्वल टू आर नॉट ई रेस टू दी पावर माइनस के टी। तो ये किसके लिए था, रिएक्टेंट के लिए था ना, डिक्रीज हो रहा था। प्रोडक्ट के लिए तो उल्टा इंक्रीज होगा, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे बात करें तो हाँ ये करेक्ट है, ये ऑप्शन। ये कैसे करेक्ट है इसको समझते हैं। एक कोई ऑप्शन हटाना पड़ेगा मुझे, ये वाला हटा दे रहे, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब सॉरी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अब देखना इसे, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन पता है k इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ आर नॉट बाय आर, ये होता है। अब इन सबको इधर भेज दो, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन बराबर के टी बाई कितना 2.303। y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करके देखते हैं, तो देखो ये इतना क्या हो गया, स्लोप हो गया। ये इतना क्या हो गया, स्लोप। लॉग आर नॉट बाई आर, इंटरसेप्ट जीरो। देखो ओरिजिन से पूरा का पूरा ग्राफ शुरू हो रहा है, ठीक। तो ये ऑप्शन डी भी जो था वो भी करेक्ट हुआ, मतलब इसका आंसर क्या हुआ, ए और डी। क्लियर है ना। इसी को दूसरे तरीके से कैसे बता सकते थे, एक और तरीका इसी का होता दिखाने का। यार तुम लोग लेक्चर फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, समझ में आ रहा है। तो देखो इसको हम लोग बोल तो देते हैं, सुनाई तो देना ही नहीं है। इधर देखो, लॉग ऑफ आर नॉट बाय आर, ये बराबर किसके हो गया, के टी अपॉन 2.303। इतना हुआ ना। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि log ऑफ आर नॉट माइनस log ऑफ आर बराबर किसके हो जाएगा, के टी अपॉन 2.303। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो log ऑफ आर माइनस log ऑफ आर नॉट बराबर किसके हो जाएगा, माइनस के टी अपॉन 2.303। और इस माइनस वाले को उधर भेज दो, तो माइनस वाले को अगर हम उधर भेज देंगे तो कितना बन जाएगा, बराबर log आर नॉट माइनस के टी बाई 2.303। अब इसका अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो log आर का, अगर इस log आर का हमें प्लॉट करना होगा तो ग्राफ कैसा जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे जो स्लोप आएगी हमारे पास में वो कितनी आएगी, माइनस के बाय 2.303। कंपेयर करके देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इंटरसेप्ट कितना आया हमारे पास में, log आर नॉट आया, ठीक है। तो दोनों करेक्ट होंगे, ये वाला भी पिछला वाला भी, दोनों में अंतर बस ध्यान रखना, ठीक है ना। इरेज करते हैं इसे भी। कितने हुए, 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4 है, प्रीवियस ईयर IIT JEE का क्वेश्चन है। ये इजी सा है, ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान से समझो। इसमें क्या कह रहा है, कंसिडर अ रिएक्शन, क्या अलाला फलाना कोई रिएक्शन दिया गया हमें, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट G एंड H इज डबल्ड। एक काम करते हैं, इसके लिए कोई एक हाइपोथेटिकल सा रेट लॉ लिख लेते हैं सबसे पहले।
तो मान लो हम लिख देते हैं रेट बराबर के, जी के रिस्पेक्ट में मान लो x है और h के रिस्पेक्ट में मान लो कितना है y है। ये मान लो हमें दिया गया। अब देखते हैं क्या कह रहा है। फिर कह रहा है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट G एंड कैपिटल H इज डबल द रेट इंक्रीजेज बाय 8 टाइम्स। तो कह रहा है जो नया रेट आ रहा है ना वो 8 टाइम्स हो जा रहा है पुराने वाले के। कब? जब हम लोग इसके भी कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं और H के भी कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तभी हो रहा है। आगे देखना क्या कह रहा है। आगे कह रहा है हाउएवर द व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल G इज डबल्ड कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल H फिक्स्ड। चलो ठीक है। फिर कह रहा है जो नया एक आ रहा है वो इसका 2 टाइम्स हो जा रहा है। कब? जब हम लोग G वाले को तो डबल कर दे रहा है बट H वाले को कितना रहने दे रहा है, फिक्स। H वाला हमारा कैसा है, फिक्स्ड है। तो हमें बताना क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब x प्लस वाई की हमें वैल्यू बतानी है। तो चलो करते हैं। अगर मान लो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें और इसको इक्वेशन थर्ड मान लें। वैसे सिंपल सा है बट मैं कॉम्प्लेक्स करके बता रहा हूँ। अभी हम आपको इसका सिंपल मेथड भी बताएंगे, ओरली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। समझो, जैसे ही इन दोनों में निकालना ना, एक काम करो, इक्वेशन सेकंड को पहले इक्वेशन थर्ड से डिवाइड कर दो। इक्वेशन सेकंड को अगर हम लोग थर्ड से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखना। इसको डिवाइड करोगे 4, ये इतना पार्ट तो कट जाएगा और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो h वाले पार्ट से h वाला पार्ट कट जाएगा, बचेगा क्या, 2y। और इसको हम लोग लिख क्या कितना सकते हैं, 2 की पावर 2 बराबर 2y, सॉरी y स्क्वायर। एक मिनट, सॉरी देखो, यहाँ से इसको डिवाइड करें कितना लिखेंगे, 4 बराबर ये वाला पार्ट तो इतना कट जाएगा और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर y लिख सकते हैं ना। और 4 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर y। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे पावर्स को तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2। मतलब y की वैल्यू तो कितनी हो गई हमारे पास में, 2। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब x की निकाल के देखते हैं, इसको इरेज कर देना, ठीक है। अब मान लो हमें x की वैल्यू निकाली है। अब x की किसको निकाल के डिवाइड करें, इसको करें, थर्ड को फर्स्ट से हो जाएगा। थर्ड को आपकी हम लोग डिवाइड कर देते हैं किसके साथ में, फर्स्ट वाले के साथ में। तो चलो फिर से करो, थर्ड वाले को डिवाइड करोगे 2 बार से करोगे कितना आएगा, 2 बराबर k से k कट गया और 2 की पावर कितना आ जाएगा, x, और ये वाला पार्ट कट जाएगा। तो यहाँ भी कंपेयर करोगे x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। मतलब y की वैल्यू 1, 2 और x की वैल्यू कितना, 1। तो ओवरऑल x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 3। x प्लस वाई कितना, 3। अब मान लो ऐसे ना करना होता, दूसरा मेथड लगा के करना होता। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली हमसे कहा है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल G इज डबल्ड, और H का अगर फिक्स किया जाए तो रेट भी क्या हो रहा है, डबल। मतलब अगर G के कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा क्या हो रहा है, डबल। मतलब G के रिस्पेक्ट में कैसा हुआ, फर्स्ट ऑर्डर। G के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर होने का मतलब x की वैल्यू कितनी हुई, 1। डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। फिर कह रहा है कि अगर G और H दोनों के कंसंट्रेशन को अगर हम लोग डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जा रहा है हमारे पास में, 8 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो रहा है, 8 टाइम्स। तो देखो G वाले को अगर डबल करते तो रेट कितना होता, डबल ही होता। और B वाले को, सॉरी जो ये H वाला है हमारा, अगर उसको भी डबल कर रहे हो तो रिएक्शन रेट कितना हो जा रहा है, 8 टाइम्स। मतलब उसके रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर रहा होगा। समझने की कोशिश करो, मतलब G के रिस्पेक्ट में अगर G की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो, रेट भी क्या हो रहा है, डबल। बट जब G और H दोनों को तुम कर रहे हो तो 8 हो रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं। मतलब G के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और H के रिस्पेक्ट में कैसा, सेकेंड ऑर्डर। तभी तो मान लो अगर ये 2 रहा होगा और ये 2 होगा, अगर इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट होता तब तो 4 टाइम्स हो जाता है ना। मतलब इसका स्क्वायर होगा, 2 2 4, 4 2 8। कितना टाइम्स आ रहा है, 8 टाइम्स आ रहा है। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं या ऐसे स्टेप वाइज करके देखो, ठीक है। दोनों केस से वही आना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कह रहा है कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इसके लिए इनिशियल प्रेशर हमें सिस्टम का दिया गया है कितना, PI। फिर T टाइम बाद जो टोटल प्रेशर हो जाता है वो x यूनिट से इंक्रीज कर जाता है और बन कितना जाता है, PT। फिर कह रहा है इसके लिए रेट कांस्टेंट बताओ।
भयानक सा लगता है यार, तो ऑप्शन भी इतना भयानक भयानक दे देता है। आराम से इस तरीके से क्वेश्चन को देखने की कोशिश करना। कैसे करते हैं देखो, कह क्या रहा है ना, पहले एक डिब्बा बना के इसको साइड, यहाँ पे कह रहा है अरे तार वार कभी ऐसे फंसता है ना, जैसे लगता है टांग वांग में नाक वाग पकड़ के बैठ जाए एकदम, कोई दिक्कत होती है। इधर समझो, जैसे मान लो ए था, ए से मान लो बी और सी में कन्वर्जन हो रहा था, तो इनिशियली मान लेते हैं, इनिशियली मतलब कब, t इज इक्वल टू 0 पे। इसके कितने मोल हमें दिए गए, एक भी दिए हुए गए नहीं दिए गए, चलो इसका मान लो a था स्मॉल a, और इसका मान लो 0 और 0, यार बना ही नहीं होगा, कन्वर्जन ही नहीं हुआ होगा। और t टाइम्स बाद इसके कह रहे हैं कितने ख़त्म हो रहा है, x यूनिट से इंक्रीज कर रहा है टोटल प्रेशर ना, कितने मोल का आ रहा है अंदर, तो एक्चुअल में x से ही ख़त्म होगा, ठीक है। तो देखो हाँ, देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, तो इसके अगर x मोल खत्म हो रहे, देखो इसके x मोल से इसके कितने बने, मतलब इसके 1 मोल से इसके 1 मोल बने, और इसके भी कितने बने 1, इसका अगर x खत्म हो रहा है तो इसके भी x बनेंगे और इसके भी कितने बनेंगे x ही बनेंगे, तो यहाँ पे भी x बने और यहाँ पे भी कितने x बने। तो अगर यहाँ पे हम लोग टोटल प्रेशर देखें, टोटल प्रेशर, तो इनिशियली टोटल प्रेशर कितना है हमारा, इनिशियली जो टोटल कंसंट्रेशन आ रहा है हमारे पास में, कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं, टोटल कंसंट्रेशन इनिशियली कितना आ रहा है a, और फाइनली कितना हो रहा है, इसको मान लो यहाँ से अगर कट करेंगे a माइनस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा a प्लस एक्स आ रहा है, ठीक। अब देखना फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो यूनिट होती है निकालने की 2.303 डिवाइडेड बाई t लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कितना फाइनल कंसंट्रेशन, यही तो होती है ना। अब इसी चीज़ को अगर मान लो हमें प्रेशर के टर्म में लिखना होता है, किसके टर्म में लिखना होता है, प्रेशर के टर्म में, तो हम किस तरीके से लिखते हैं, हम बोलते कि मान लो इसका इनिशियल प्रेशर मान लो PI रहा होगा, जो हमें दिया गया, इनिशियल प्रेशर कितना दिया गया PI, तो इसका कितना रहा होगा 0 और 0। मान लो इसका जो प्रेशर था वो x से डिक्रीज़ किया, तो इसका कितना बढ़ा होगा x से, और x से बढ़ा होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल प्रेशर आपकी मेंशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा PI, और यहाँ पे PI प्लस x, और यही PI प्लस जो x है ना, ये बराबर किसके दिया गया हमें, P टोटल के। कह रहा है ना टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज बाय x यूनिट एंड बिकम्स कितना PT, तो PI प्लस x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में PT। और हम लोग K को दिखाते किस तरीके से, इस तरीके से, तो ये जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, P इनिशियल के। P इनिशियल जितना ज़्यादा होगा A की वैल्यू भी कितनी होगी उतनी ही ज़्यादा, और A माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो x की वैल्यू पहले पता कर लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी PT माइनस P इनिशियल, A किसके प्रोपोर्शनल था PI के, तो रख दो A की जगह पे PI माइनस PT माइनस PT प्लस PI, ये बराबर किसके हो जाएगा 2PI माइनस PT। मतलब A के प्रोपोर्शनल कुछ दे दो ना यार, कांस्टेंट ही आएगा और बाद में डिवाइड ही करना है हमें अल्टीमेटली, तो कांस्टेंट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो A की जगह पे हमें लिखना क्या है PI लिखना है, और A माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखना है 2PI माइनस PT। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन, प्रेशर वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसको जब हमारा पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो एक अलग से मैं तुम लोग को समझा दूंगा इसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं इसके, बट हमें लगता है समझ में आ जाए, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें बताना है 99% कंप्लीट होने में जितना रिएक्शन लगता है ना, वो ट्वाइस होता है किसके, उस टाइम के जो 90% कंप्लीट करने में लगेगा। थोड़ा सा देखने में कंफ्यूजिंग लगता है, दिमाग खराब करता है, बट एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो होता है ना 10 सेकंड के भी अंदर सॉल्व हो सकता है, बड़े आराम से। यही क्वेश्चन हमारा 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो सकता है। बट देखना, उससे पहले मैं आप लोग को समझाता हूँ इसका जो लॉन्ग मेथड होता है कैसे करेंगे। तो देखना, मान लो फर्स्ट ऑर्डर दिया गया है ना, कह रहा है कि 99% कंप्लीट हो चुका है, तो मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास में 100 दी होगी, तो अगर 99% कंप्लीट हो गया मतलब 99th पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है, तो फाइनल बचा कितना
मतलब जो फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास में बचा वो कितना बचा, 1 ही बचा। अगले केस के लिए 90 वाले के लिए, 90 वाले के लिए यही, अगर 90 खत्म हो चुका तो बचा कितना, 10 ही बचा। मतलब हमें 1 और 10 से मतलब है, 99 और 90 तो केवल हमें डराने के लिए थे, 99 और 90। तो समझना इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 2.3 डिवाइडेड बाई टी। पहले कौन सा कर लें, 99 वाला, यहीं पे लिख देते हैं t 99%, ठीक है, छोटा सा, इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, मान लो हमने मानी कितनी है 100, फाइनल कितनी बच रही है हमारे पास में, 1 ही बच रही है, छोड़ दो उसको। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, लॉग 100 को सॉल्व करोगे तो इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो 2 कूद के किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना, log 10। तो इसको छोड़ दो ऐसे, 2 इंटू log 10 कितना आता है, 1 आता है। और k की वैल्यू अगले पार्ट के लिए अगर हमें सॉल्व करनी हो तो क्या लिखेंगे, 2.303 डिवाइडेड बाई t, 99 हो गया था ना, इसको कर लेते हैं अब कि हम लोग 90% वाला, इंटू लॉग ऑफ 100 अपॉन कितना बच रहा है, कितना बच रहा है, ये वाला केस है, 1 मिनट, 90% वाला कर रहे हैं ना, 90% वाला ये, तो फाइनल कितना बच रहा है, अगर 90% हो चुका, बचा कितना 10, तो यहाँ से हटाओगे log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हट गया इतना। अब यहाँ पे t99 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, t99% इज इक्वल टू 2 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई कितना k, और t 90% की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.303 डिवाइडेड बाई k। तो देखो इसकी जगह पे 2.303 बाई k की जगह पे t90 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से हम बोल देंगे t99% इज इक्वल टू 2 इंटू t इंटू 90%। कंप्लीट है ना। कभी कभी इसी क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करने कह देता है, कह देता है कि रेशियो बताओ t99 बाई 90 का, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आई थिंक हो जाने चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अभी जैसे यही पूछ लेता, कभी कभी पूछता भी है कि जो हमारे पास में t3/4 या ऐसे भी ना देखे, वो हमसे बोल देता है कि t75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, और रिलेशन कभी कभी पूछ लेता है t½ के साथ में, कभी कभी प्रूफ करने कह देता है कि t75 प्रूफ करो 2 टाइम्स होता है किसके, 2 टाइम्स 50 के। एक इधर हम लोगों ने देख लिया 2 टाइम्स होता है, एक यहाँ पे भी होता है 75% वाले में। तो एक तो हम लोग नॉर्मल वही मेथड अभी लगा के सॉल्व करोगे, पहुँचोगे आप वहीं पे अल्टीमेटली लास्ट में फॉर्मूला लगा के। ट्रिक से भी तो कर सकते हो, ट्रिक के लिए बताया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि इक्वल परसेंटेज ड्रॉप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बताया था ना। मतलब 100 से मान लो इसको t टाइम लगे 50 होने में, मतलब कितना परसेंटेज ड्रॉप आ रहा है, 50% का परसेंटेज ड्रॉप आ रहा है। फिर अगले t टाइम में कितना हो जाएगा, इसका भी आधा, अगले t टाइम में क्या हो जाएगा, इसका भी आधा। इसी तरीके से तो था। तो देखो 100 से 50 से 75, मतलब यहाँ से 100 से 25 ड्रॉप कितने का आ रहा है, 75 का ही तो ड्रॉप आ रहा है। कितना टाइम लग रहा है, 2t, और t क्या है यहाँ पे, t½ है 100 का, तो 75 जो है वो t½ का कितना है, 2 टाइम्स है। क्लियर है ना ये पार्ट। अब देखो इसी में ही मैं आपको एक पहला पार्ट थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा बता देता हूँ, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे एंटर करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने बताया था कि इक्वल परसेंटेज ड्रॉप होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा भी, t75% को प्रूव किया कि ये 2 टाइम्स होता है किसके, t½ के, मतलब t50% के। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, पूछते हैं कि t99.9% को 10 टाइम्स लगता है किसके, t½ के, इसको भी प्रूव करो। या कभी कभी डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है हमें, ठीक है, कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्टली दे देगा और कहेगा इसको प्रूफ करो, या इसके बराबर लिखना रहता है कि 10 टाइम्स ही होता है। तो एक मेथड हमारे पास में क्या हो गया, नॉर्मली हम लोग फॉर्मूला रख के सॉल्व करें। अगला क्या हो सकता है, इसी का ही परसेंटेज ड्रॉप वाला मेथड लगा के। कैसे, मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन हमें 100 दी गई थी, और इसको अगर t½ वाला फंडा है, मतलब परसेंटेज आधी हो रही है, सॉरी क्वांटिटी उसकी आधी हो रही है, मतलब परसेंटेज ड्रॉप कितने का है, 50 का। तो मान लो कह दें कि इसको t टाइम्स लगा 50% ड्रॉप होने में, तो फिर से इसे t टाइम लगेगा और 50% ड्रॉप होने में, फिर से t टाइम्स लगेगा और 50% ड्रॉप होने के लिए, फिर से लगेगा, इसका भी आधा कर दो 6.25,
फिर इसका कर दो 3.125, फिर इसका भी कर दो, कितना आ जाएगा 1.56, हाँ छोड़ दो, फिर इसका भी आधा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 0.78, फिर इसका भी टी कितना हो जाएगा 50% इसका निकालें 0.39, इसका भी आधा कर लो तो 0.19 कर लेते हैं, और इसका भी अगर आधा निकालेंगे तो 0.09, ठीक है। और इसको हम लोग अप्रॉक्स में लिख कितना सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं। तो देखो अगर 99.9% खत्म हो चुका है तो बचा कितना 0.1% ही तो बचा है ना, और हमें यही टाइम प्रूफ करना था। तो देखो 100 से 50 जाने में तो टी लगा, तो टोटल आने में कितना लगा टी, 2t, 3t, 4t, 5t, 6t, 7t, 8t, 9t और कितना 10t, और t बराबर किसके था t हाफ के था। तो 99.9% कंप्लीट होने के लिए 10 टाइम्स लगा किसके t हाफ के। आप ऐसे भी पूरा का पूरा प्रूफ कर सकते हो। और 75 वाला ये देख ही रहे हो, 100 से 75% ख़त्म हुआ, कितना टाइम लगा 2t लगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अभी मान लो यही हमें दे देता, कह देता कि 50 है उसका, 75 होने में कितना टाइम, मतलब किसी भी तरीके की वेरिएशन यहाँ पे आप दे देगा तो आप इससे कर सकते हो बड़े आराम से। जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, जीरो ऑर्डर के लिए था इक्वल ड्रॉप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर इनिशियल 10 था और मान लो हर 2 सेकंड में 1 से गिर रहा था, तो 10 से 9 आने में 2 सेकंड लगा, 9 से 8 आने में 2 सेकंड और लगेगा, 8 से 7 आने पे 2 सेकंड और, 7 से 6 आने पे 2 सेकंड और। तो ऐसे ऐसे जा जाते हैं कि तुम कितने 20 सेकंड बाद बोलोगे कि रिएक्शन पूरी की पूरी क्या हो गई है, हमारी ख़त्म हो गई है। क्लियर है ना, यही तो हम लोग बोलेंगे ना। अब यहाँ पे ऐसा कुछ होगा क्या, इसको ऐसे आप डिक्रीज करते हुए चले जाओ, ये जाएगा 0.000 समथिंग चला जाएगा, बट कभी भी जीरो अप्रोच नहीं करेगा। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हमें इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। ऑन द अदर हैंड जीरो ऑर्डर क्या होता था, कंप्लीट होता था। ऐसा ग्राफ हम लोग बनाए थे ना, ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कैसे था, कुछ इस तरीके से था, C = C0 e raised to the power -kt, ठीक है, याद है ना। ठीक, इरेज करता और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता। अब फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं, NCERT का ही है, सीक्वेंस में पता नहीं कौन से नंबर का था, भूल गया, ठीक है, फिर मेंशन कर लेना। यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट दी हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर। हाफ लाइफ का है टी हाफ निकालने को, और हमें टी हाफ का फर्स्ट ऑर्डर के लिए पता है कितना होता है 0.693/k, याद है ना ये, और याद होना भी चाहिए, करना याद हो फिर से डिराइव कर देते हैं एक बार। k = कितना होता है 2.303/t log ऑफ log टू द बेस, यहाँ पे 10 होता है। इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल, अगर टी हाफ का फंडा है तो मतलब फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल की क्या हो रही होगी, आधी हो रही होगी। तो अगर इसको टी हाफ मान लेंगे तो यहाँ पे आएगा A0/2, A0/2 ऊपर जाएगा तो इतना सा हट गया, log 2 की वैल्यू 0.30 समथिंग, और इसको सॉल्व करेंगे पूरा कितना आ जाएगा 0.693। टी हाफ को इधर ले आओ, के को इधर लेके चले जाओ, ठीक है। तो देखो हर जगह पे के की वैल्यू हमें दी गई है, के की वैल्यू एक बार 200 सेकंड रखेंगे फिर निकालेंगे, अगले बार इसी के की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 मिनट रखेंगे, 2 मिनट इन्वर्स रखेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे, फिर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट है यहाँ से। अब अगला रिएक्शन क्वेश्चन देखता है, ये प्रीवियस ईयर IIT का क्वेश्चन है, ठीक है, IIT एडवांस का क्वेश्चन है, आई थिंक 2013 का है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक रिएक्शन है P+Q गिविंग आउट R+S, इसके लिए कह रहा है टाइम टेकन फॉर 75 रिएक्शन ऑफ P इज ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर 50% ऑफ रिएक्शन। मतलब जितना 75% रिएक्शन होने में टाइम लग रहा है वो 2 टाइम्स है किसका 50% का। मतलब टी हाफ का क्या है दुगना है, मतलब मान लो इनिशियल 100 रहा होगा तो 100 से 50 हुआ, तो वही तो जितना टाइम लगा वो टी हाफ ही तो हुआ। और 75% अगर टी हाफ के ट्वाइस होता है, तो अभी तो ऐसा हम लोगों ने केस देखा है, जस्ट 2 बार अभी हम लोगों ने देखा, किस में होता था फर्स्ट ऑर्डर में ही होता था, मतलब मे बी फर्स्ट ऑर्डर ही हो। तो चलो द कंसंट्रेशन ऑफ क्यू वेरीज विथ, अब एक ग्राफ भी दे के रखे हैं, तो देखो इस तरीके का ग्राफ किस में आता था
कंसंट्रेशन का इस तरीके से ड्रॉप, कुछ याद है? एक मिनट, तो जीरो ऑर्डर में आता था, है ना? मतलब इससे ये पता चल रहा है कि अगर 75% रिएक्शन खत्म होने में किसकी बात की, यहाँ पे P की, और यहाँ पे किसकी बात की है, Q की। मतलब P वाला जो सारा का सारा फंडा है वो तो फर्स्ट ऑर्डर का केस दिखा रहा है, बट Q वाला किसका दिखा रहा है, जीरो ऑर्डर। यार जीरो ऑर्डर में यही तो इक्वेशन आता था। क्या आता था हमारे पास में? आता था जो कंसंट्रेशन होती थी फाइनल वो बराबर होती थी A नॉट माइनस किसके, KT के। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम लोग कंपेयर करते थे, ग्राफ ऐसे ही तो बनाते थे। और रिएक्टेंट यहाँ पे कौन से दो, एक P है और एक Q है। तो P वाला जो है वो फर्स्ट ऑर्डर वाली कंडीशन शो कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में भी हम लोगों ने देखा था इक्वल परसेंटेज ड्रॉप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो 100 से 50 होने में जितना टाइम लगता है, ये मान लो T हाफ था, और यहाँ से 25, तो 75% ड्रॉप होने में जितना टाइम लगा वो ट्वाइस है किसका, जितना 50 होने में लगा है। तो P के रिस्पेक्ट में कैसा हुआ, फर्स्ट ऑर्डर, और Q के रिस्पेक्ट में कैसा हुआ, जीरो ऑर्डर। तो ओवरऑल रिएक्शन कितना हुआ, 1 + 0 गिविंग आउट कितना, 1। आया ये समझ में? पक्का नहीं आया होगा, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो P और Q रिएक्ट करके बना क्या रहे हैं, R + S। तो टाइम टेकन फॉर 75% ऑफ रिएक्शन ऑफ P इज ट्वाइस 50%। ये केस किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर का। मतलब P के रिस्पेक्ट में कैसा हुआ, फर्स्ट ऑर्डर। और Q कह रहा है कि वेरीज विथ रिएक्शन टाइम एज शोन इन द फिगर। जब यहाँ पे लीनियर कंसंट्रेशन का ड्रॉप आता है, अगर यही फर्स्ट ऑर्डर भी होता Q के भी रिस्पेक्ट में ना, तो ग्राफ कैसा आता, कुछ इस तरीके का आता। तब फिर हम बोलते Q के भी रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, P के भी रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, तो ओवरऑल रिएक्शन कैसा हो जाता, सेकंड ऑर्डर हो जाता। बट P के रिस्पेक्ट में कंडीशन कौन सी शो कर रही है, फर्स्ट वाली, और Q के रिस्पेक्ट में जीरो वाली। तो अगर रेट को हम ऐसे लिखते, P के रिस्पेक्ट में मान लो x था, Q के रिस्पेक्ट में मान लो y था, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और y की वैल्यू कितनी आ रही है 0। ओवरऑल कितना हुआ 1। क्लियर है ना, समझ में आया है? ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन के आप अप्रोच रखोगे तो लेवल आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक काम करो, सबसे पहले आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, फिर उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है वो, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आओ। कॉम्पिटिशन्स के पहले छोटे लेवल से जो पुराने क्वेश्चंस होते थे, पहले उनको, आईआईटी के पुराने मत करना, आईआईटी के पुराने बहुत अच्छे होते थे। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली जैसे पीएमटी वगैरह के क्वेश्चंस हो गए, ये सारे पुराने को, क्योंकि वो जो पुराने होते थे ना, वो आजकल सीबीएसई में इंक्लूड कर दिए जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस, पीएमटी वगैरह के जो होते हैं। ठीक है, तब भी अच्छे क्वेश्चंस होते थे, ऐसी बात नहीं, पुराने क्वेश्चंस और अच्छे होते थे, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप लेवल बढ़ाते चलो, फिर उसके बाद करो बुक कोई एक फॉलो करो, उसी को अगेन एंड अगेन रीड करते रहो। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री आप कोई भी बुक ले सकते हो, कोई डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सी बुक लो, जो मेरे लिए अच्छी हो सकती है क्या पता आपके लिए ना हो। ठीक है, तो ये रिकमेंड करना सही नहीं होता। कभी भी जाओ आराम से बुक के फ्लो को देखो, अगर आपके फ्लो से मैच करती है तब आप पढ़ो, आपको उसकी लैंग्वेज अच्छी लग रही है, क्वेश्चन किस तरीके से दिए गए, आपको किस तरीके से अच्छे लगते हैं, टॉपिक के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना या लास्ट में सॉल्व करना, उस बेसिस पे आप बुक चूज़ करो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अगले पे आता हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उससे मिलता जुलता है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है बट थोड़ा मिलता जुलता है जो भी पिछला क्वेश्चन किए थे। इसमें कह रहा है कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के लिए प्रोसीड्स विथ हाफ लाइफ ऑफ 500 मिनट एट pH 5 दिया गया है, और एक टर्म यूज़ किया फॉर एनी कंसेंट्रेशन। फॉर एनी कंसेंट्रेशन मतलब जो हाफ लाइफ टाइम है ना, वो 500 मिनट ही रहने वाला हमारे पास में, कंसेंट्रेशन तुम कुछ भी रखो। अब किस केस में जो टी हाफ होता था हमारा, वो इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था, याद है? फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारे पास में टी हाफ होता था वो कितना होता था, 0.693/K। तो यहाँ पे हम लोग बोलते थे जो टी हाफ होता है हमारे पास में, अगर उसका प्लॉट हम लोग कंसेंट्रेशन के साथ में करते हैं तो कैसा आता था, स्ट्रेट कंसेंट्रेशन बढ़ाते जाओ, टी हाफ पे घंटा फर्क पड़ना है। ठीक है, और अगर यही हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए बात करते, टी हाफ की बात अगर जीरो ऑर्डर के लिए करते थे तो कितना आता था, जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन होता था बाई कितना 2K। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के। टी हाफ निकालने की भी ट्रिक भी होती है, किस तरीके से कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली। ये प्रीवियस ईयर
किसी क्वेश्चन में आया भी था, ध्यान नहीं किस पेपर में था बट किसी में है, उसमें आया था रिलेशन डिराइव करने को। कहा था कि टी हाफ जो होता है हमारे पास में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस टर्म के। तो देखना, जीरो ऑर्डर के लिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंड ही नहीं करता, और जैसे ही हम सेकंड या थर्ड पे जाते हैं ना तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। थर्ड में तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर अलग से पढ़ाया जाएगा, सिलेबस नहीं हुए बट पढ़ाएंगे। तो याद रखना टी हाफ के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर हम लोग कितनी लिख देते हैं, 1 माइनस एन लिख देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि फॉर ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ हो जाएगा हमारे पास में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के टी हाफ के लिए, ज़ीरो ऑर्डर के लिए, और ए की पावर 0 किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, डिपेंड ही नहीं करेगा। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इनवर्ट्स, ये किसके लिए हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए हो जाएगा, ऐसे ही बनता जाएगा। तो अब समझो, मतलब हमें यहाँ से ये तो पता चल गया कि जो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है प्रोसीड विथ हाफ लाइफ टाइम ऑफ 5 मिनट एट pH 5 फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर, मतलब शुगर के कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है हाफ लाइफ टाइम हमारा। मतलब हम यहाँ से डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि जो टी हाफ है हमारा वो शुगर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, और जब शुगर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है मतलब ये ऑर्डर कौन सा हुआ, फर्स्ट ऑर्डर। मतलब शुगर के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर है। शुगर के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन कैसा हुआ, फर्स्ट ऑर्डर हुआ। इतना तो हमें समझ में आ गया। हाउएवर इफ pH इज 6, मतलब देखो यहाँ pH कितना था, 5 था, मतलब 10 की पावर -5 थी H प्लस की कंसंट्रेशन। H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी थी, 10 की पावर -5, और यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हुई, 10 की पावर -6। तो द टी हाफ चेंजेस टू 50 मिनट, टी हाफ चेंजेस टू व्हाट, 50 मिनट। मतलब कि अगर इसके H प्लस की कंसंट्रेशन को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो टी हाफ की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो जब 10 की पावर -5 था तो टी हाफ कितना है हमारे पास में, 500 मिनट है, और जब यही 10 की पावर -6 हो गया तो कितना हो गया, 50 मिनट हो गया। मतलब अगर H प्लस की कंसंट्रेशन को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं तो T की जो वैल्यू है, टी हाफ की जो वैल्यू वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 500 से 50 आई ना, तो उल्टा तुम ये भी तो बोल सकते हो कि अगर H प्लस की कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ाएंगे, H प्लस की कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ाएंगे तो टी हाफ भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जो टी हाफ है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, H प्लस के कंसंट्रेशन के। टी हाफ जो हुआ हमारे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, H प्लस के कंसंट्रेशन के। और टी हाफ किस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस के कंसंट्रेशन के, ज़ीरो ऑर्डर। इन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही हम लोग बोलते हैं जो टी हाफ होता है वो कितना होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन बाई 2K। तो मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि शुगर के रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट ऑर्डर है, बट H प्लस के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में कितना है, ज़ीरो ऑर्डर है। तो शुगर के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और H प्लस के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ज़ीरो ऑर्डर। क्लियर है ना ये केस, दोनों में कंफ्यूज मत खाना, टी हाफ के रिस्पेक्ट में ज़ीरो बता रहे हो फिर वो। टी हाफ अगर इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये केस किसका था, फर्स्ट ऑर्डर का। तो शुगर के केस में कैसा, फर्स्ट ऑर्डर, और ज़ीरो ऑर्डर है इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर है ना, समझ में आ गया, क्वेश्चन ठीक ठाक लगा, ठीक है। अगले पे आता हूँ। अब देखते हैं, ये लास्ट के दो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझते हैं। प्रीवियस ईयर AIPMT का एक क्वेश्चन है और एक IIT का क्वेश्चन, ठीक है, दोनों इजी, बहुत इजी है। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल ऑफ रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड। मतलब कंसंट्रेशन को तुम कुछ भी कर लो उसकी इज्जत किस में नहीं होती, हाफ लाइफ टाइम के केस में। और फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम जो हमारा होता है टी हाफ, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। किस केस में, फर्स्ट ऑर्डर में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता था हमारे पास में, फिर से बता रहा हूँ 0.693/K होता था। तो ऑप्शन तो करेक्ट हो गया बी, ठीक है, ईजी था ना। अब अगला समझो, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन N गिव्स आउट N, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ M इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 8 ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ M, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू M इज इतना। यार सबसे इजी क्वेश्चन, मतलब अगर M के कंसंट्रेशन को हम डबल करते हैं, M का ही बोला ना, मतलब मान लो M का X था तो रेट मान लो X आ रहा था, अब इसका मान लो डबल करें तो रेट कितना हो जा रहा है, 8 टाइम्स। मतलब X की पावर कितनी रही होगी, 3 रही होगी।
तभी तो 2x की है तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हुआ 8 टाइम्स। या तो ऐसे दिमाग लगा के करो, स्पीड बनेगी, या गधों की तरीके बार बार हर क्वेश्चन सेम टाइप क्वेश्चन में बैठ के इसी तरीके से सॉल्व करो। बोलो कि जो रेट है भैया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, x की पावर समथिंग, मान लो x की पावर कितना हुआ, y हुआ, फिर अगले बार बोल दो r डबल डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2x की पावर कितना, यार इतना ही रहेगा अभी तो r डबल डैश हम लोग बोल देंगे कि भैया ये 8 टाइम्स हो जा रहा है इसके, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है। फिर से इसे सॉल्व करो तो लिखोगे तुम 8 बराबर 2 की पावर कितना y, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 3, 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर y, कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू कितना ले आओगे 3। या तो ऐसे करो बार बार गधो जैसे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, स्पीड नहीं बनेगी। मतलब सेम टाइप के क्वेश्चन है, पहले एक दो बार लगा लो समझ में आता है, बट फिर से सेम टाइप क्वेश्चन के लिए बार बार ये लगाओगे फिर मैं नहीं यार, स्पीड नहीं बनेगी। ऐसे दिमाग लगाओ, रिएक्शन रेट 8 टाइम्स हुआ, डबल करने पे मतलब उसकी पावर कितनी रहेगी 3 टाइम्स, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया हमारे पास में यहाँ पे 3 हो गया। क्लियर है ना? तो आज का लेक्चर समझ में आया पूरा, और इसको शेयर भी करो यार, शेयर वेयर कोई कर ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या ये सारा जो पढ़ा रहा हूँ। चलो चलते हैं।